जय हिंद। आज लुसेंट लेक्चर 15 देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझते ध्यान से। कल हम सारे धर्मों को देख चुके थे। आज जो हम देखने वाले हैं प्रमुख संप्रदाय के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो है इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझते ध्यान से। देखिए, लुसेंट का लेक्चर 15 है। समझते ध्यान से। प्रमुख संप्रदाय में हम लोग क्या जानेंगे, तो यहाँ एक संप्रदाय है और यहाँ मत है और यहाँ आचार्य है। ठीक है, कौन सा संप्रदाय किससे संबंधित था, वह कौन सा मत दिया था, वो हम जानेंगे। समझते ध्यान से। वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था, तो वैष्णव संप्रदाय का मत था विशिष्टाद्वैतवाद से कौन सा संप्रदाय से संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। विशिष्टाद्वैतवाद जो मत दिया था, वो दिया कौन था, तो वह दिया था रामानुजाचार्य। कौन दिया था? रामानुजाचार्य ने कौन सा मत दिया था, तो विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम देखने वाले हैं ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या था, तो ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या था, तो द्वैतवाद। क्या था? द्वैतवाद किसने दिया था, किससे संबंधित है, कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद से संबंधित है। और द्वैतवाद दिया किसने था, यह मत, तो यह दिया था माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य ने कौन सा मत दिया, द्वैतवाद मत दिया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखते हैं हम लोग रुद्र संप्रदाय। तीसरा क्या है? रुद्र संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय का मत क्या था, तो वह था शुद्धाद्वैतवाद। क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। और शुद्धाद्वैतवाद दिया किसने था, कौन सा आचार्य ने दिया था, तो शुद्धाद्वैतवाद दिया था वल्लभाचार्य। क्या, कौन दिया था? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य भी ऑप्शन में देगा आपको और विष्णुचार्य भी ऑप्शन में देगा, तो आप दोनों में से कोई एक को मार सकते हैं। ओके, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। चौथा है सनक संप्रदाय। चौथा क्या है? सनक संप्रदाय। और सनक संप्रदाय का मत क्या था, तो सनक संप्रदाय का मत था द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद ये सनक संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और द्वैतवाद दिया किसने था, यह मत दिया कौन सा आचार्य था, तो निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिकॉल करते हैं। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद मत दिया था, और विशिष्टाद्वैतवाद मत किसने दिया, रामानुजाचार्य ने दिया था। द्वैतवाद कौन सा संप्रदाय से है, ब्रह्म संप्रदाय से है। शुद्धाद्वैतवाद किस संप्रदाय से है, रुद्र संप्रदाय से है। और द्वैतवाद किस संप्रदाय से है, तो सनक संप्रदाय से है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबका मत देख लिए। और हम जो अब देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। क्या देखने वाले हैं? इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस्लाम धर्म को समझते हैं ध्यान से। ठीक है, समझते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछेगा, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माने जाते हैं, तो मोहम्मद साहब को। किसे माने जाते हैं? मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद साहब का अगर आपसे जन्म पूछ लिया, मोहम्मद साहब का जन्म पूछेगा, तो क्या बोलेंगे? 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और हुआ कहाँ पे था, तो हुआ था मक्का में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। और मक्का कहाँ पड़ता है, तो मक्का पड़ता है सऊदी अरब में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद साहब के पिता का अगर आपसे नाम पूछेगा, तो क्या बोलेंगे? अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के पिता क्या नाम था? अब्दुल्ला था। और इसके अगर माता का नाम अगर पूछ लिया आपसे, तो क्या बोलेंगे? अमीना। मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? अमीना थी। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना थी। और पत्नी का अगर नाम पूछ लिया, तो इस्लाम जगत में, इस्लाम धर्म में पत्नी को ना बेगम बोला जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो पत्नी या बेगम बोल सकते हैं आप, पत्नी को ही बेगम बोला जाता है। तो मोहम्मद साहब के पत्नी क्या नाम हो गया? खदीजा। मोहम्मद साहब के पत्नी क्या नाम हो गया? खदीजा हो गया। और मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला हो गया, माता का नाम अमीना हो गया, पत्नी का नाम खदीजा हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। पुत्री, मोहम्मद साहब के पुत्री का अगर नाम पूछेगा, तो क्या बोलेंगे? मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम हो गया फातिमा। मोहम्मद साहब के पुत्री क्या नाम है? फातिमा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद साहब की पुत्री का जब शादी हो गया, तो मोहम्मद साहब के मतलब दामाद का फिर नाम क्या हो जाएगा, मतलब कि उसकी पुत्री का हस्बैंड मोहम्मद साहब का कौन लगेगा, दामाद लगेगा। और दामाद का जब नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, अली।
ठीक है, क्या बोलेंगे? अली। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में अगर आपसे बोलेगा कि जीवन चरित्र लिखा किसने था, तो वह लिखा था इब्न इसहाक नामक इतिहासकार ने। ठीक है, मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इसहाक ने लिखा था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद साहब मतलब कि इस्लाम जगत में अगर आपसे बोलेगा कि प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? कुरान। इस्लाम जगत में प्रमुख ग्रंथ कौन सा कहलाता है? क्या कहलाता है? तो वह कुरान कहलाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुरान की अगर भाषा अगर आपसे पूछ लिया, तो कुरान, इस्लाम जगत में कुरान की जो भाषा होती थी, वो भाषा क्या होती थी? तो भाषा होती थी अरबी। क्या होती थी? भाषा अरबी होती थी। और इसका अगर लिपि अगर आपसे पूछ लिया, तो इस्लाम जगत में कुरान का अगर लिपि पूछ लिया आपसे, तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा फारसी। लिपि हुआ करता था फारसी और भाषा हुआ करता था अरबी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, इस इस्लाम जगत में जो मोहम्मद साहब संस्थापक थे, मोहम्मद साहब को ज्ञान की अगर प्राप्ति अगर बोलेगा कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ कब था, तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था 610 ईस्वी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 610 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कौन सा गुफा में हुआ था? तो हीरा नामक गुफा में हुआ था मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति। कब हुआ था? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति इसको हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, 622 ईस्वी में क्या मनाते हैं हम लोग? तो हिजरी संवत मनाते हैं। 622 ईस्वी में क्या मनाते हैं? तो हिजरी संवत मनाते हैं, ये आप याद रखिएगा। और मोहम्मद साहब का अगर आपसे पूछ लिया मृत्यु, मोहम्मद साहब का अगर मृत्यु पूछ लिया, इसका मृत्यु कब हुआ था? तो इसका मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में। ठीक है, 632 ईस्वी में हुआ कहाँ था? तो मदीना नामक स्थान पे इसका मृत्यु हुआ था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मतलब इस्लाम जगत। ठीक है, जब मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो गया 632 ईस्वी में, मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो गया 632 ईस्वी में, उसके बाद इस्लाम जगत जो है दो भागों में बट गया। इस्लाम जगत क्या हुआ? दो भागों में बट गया। पहला था शिया और दूसरा सुन्नी। इस्लाम जगत दो भागों में बटा। कौन कौन? शिया और सुन्नी दो भागों में बट गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से कि शिया धर्म को कौन मानते थे, सुन्नी धर्म को कौन मानते थे। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। पहले देखते हैं हम लोग शिया धर्म। तो शिया धर्म देख लेते हैं। शिया धर्म जो है, मतलब उसके जो दामाद थे मोहम्मद साहब के, जिसका नाम था अली, ये अली शिया धर्म को मानते थे। और अली की शिक्षा के मानने वाला अगर धर्म आपसे पूछेगा, अली की शिक्षा को मानने वाला अगर धर्म बोलेगा आपसे, तो वो धर्म का क्या नाम था? शिया धर्म। अली की शिक्षा को मानने वाला धर्म बोलेगा तो शिया धर्म था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सुन्नी, सुन्नी क्या हुआ करता था? मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों पर विश्वास रखते थे। सुन्नी धर्म के जो लोग थे, मोहम्मद साहब के कथन जो बोला करते थे, ठीक है, जो वो किया करते थे, उसके कार्यों में विश्वास रखते थे सुन्नी धर्म के लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अली की शिक्षा को मानने वाला धर्म अगर बोलेगा आपसे तो शिया धर्म। ठीक है, आज सुन्नी बोलेगा तो मोहम्मद साहब के कथनों के कार्यों पर विश्वास रखते थे सुन्नी धर्म के लोग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी अगर आपसे बोलेगा, मोहम्मद साहब के बाद अगर उत्तराधिकारी बना तो वो कौन बना? क्या कहलाते थे उत्तराधिकारी? तो खलीफा कहलाते थे। ठीक है, खलीफा। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते थे। और खलीफा का जो पद हुआ, पहले खलीफा का जो पद रहा, खलीफा का पद कब तक रहा आपसे पूछेगा, तो 1924 तक जो है खलीफा का पद रहा। उसके बाद फिर उसको समाप्त कर दिया गया। ओके, खलीफा का पद कब तक रहा? 1924 तक रहा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, खलीफा पद समाप्त जो किया था वो कौन सा व्यक्ति किया था? खलीफा पद समाप्त तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा किया था खलीफा पद को समाप्त। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, होता भी है तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, हम और अच्छा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब समझते हैं, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। मगध साम्राज्य में जो शासन किया था वो कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से शासक थे? तो कुछ शासक का नाम यहाँ हम लिख दिए हैं। ठीक है, पहला का नाम है हर्यक वंश, दूसरा का नाम है शेषनाग वंश, तीसरा का नाम है
नंद वंश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बोलेगा किस श्रृंखला में हुआ था, वहाँ क्या कारण था, क्यों युद्ध हुआ, क्यों शक्तिशाली था, तो कारण यही सब था। राजनीतिक शक्ति की श्रृंखला था वहाँ प्रिया, ठीक है। भौगोलिक कारण था। भौगोलिक कारण में क्या था, तो भौगोलिक कारण में बहुत सारा ऐसा चीज़ भी था, ठीक है। हाथियों की उपलब्धता था वहाँ प्रिय, हाथी और ज़्यादा हुआ करते थे। और मगध साम्राज्य जो शक्तिशाली बना तो ये सब चीज़ यही सब वजह से शक्तिशाली था वहाँ का साम्राज्य और विस्तार जो भी था, ठीक है। अब आपसे पूछेगा मगध जो साम्राज्य था वो कौन से नदी पे बसा हुआ था, कौन से नदी के संगम पे था मगध साम्राज्य, तो आप क्या बोलेंगे, तो आपको बोलना है गंगा और सोन नदी के संगम पे बसा हुआ था, ठीक है। और मगध पड़ता कहाँ पे, तो मगध बिहार में ही पड़ता है, ओके। और गंगा और सोन नदी के संगम पे बसा हुआ मगध साम्राज्य, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो मगध साम्राज्य में जो आर्थिक समृद्धि थी वो कृषि प्रधान पहले से रहा। कहने का अर्थ ये हो गया कि भारत कृषि प्रधान देश है, ओके। भारत क्या है, तो कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान होने के साथ साथ में वहाँ की जो भूमि थी ना मगध साम्राज्य की, तो भूमि जो हुआ करती थी वो उपजाऊ हुआ करती थी, इसलिए मगध साम्राज्य के सभी शासक जो है वहाँ मारधाड़ किया करते थे और मगध पे शासन करने का प्रयास करते थे, ठीक है। एक राजा को हरा के दूसरे राजा को हरा के इस तरह से विस्तार हुआ था इसका। तो इसमें जो पहला शासक हम देखने वाले हैं वो पहला शासक हम देखेंगे कौन सा, तो वह देखेंगे मतलब हर्यक वंश के बारे में देखेंगे, ठीक है। हर्यक वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। हर्यक वंश के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हर्यक वंश के अगर संस्थापक बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबिसार था। कौन था, तो बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। और उसके बेटा का क्या नाम था, तो अजातशत्रु था। उसके बेटा क्या नाम था, तो अजातशत्रु था, जो बिंबिसार की हत्या करके उसका बेटा बैठा था अजातशत्रु। और अजातशत्रु का फिर हत्या करके उदयन बैठ गया था, ठीक है। इसका हत्या ये किया, इस बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु किया उसका बेटा, और अजातशत्रु का हत्या अगर बोलेगा तो उसका ही बेटा उदयन किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो राजवंश हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की जो स्थापना किया था वो शिशुनाग ने ही किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना कौन किया था, तो शिशुनाग नामक व्यक्ति ने ही किया था, शासक था वो, वही किया था स्थापना। उसके बाद जो शासक आया था शिशुनाग में, तो कालाशोक आया था। शिशुनाग वंश का दूसरा शासक बोल सकते हैं कालाशोक था। और क्वेश्चन गिरा भी था इस बार बिहार एसआई में कि कालाशोक किस वंश से रिलेटिव रखता है, मतलब कालाशोक जो है वो किस वंश का था, तो क्या बोलेंगे आप लोग, तो कालाशोक जो है शिशुनाग वंश से था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले नंद वंश। तीसरा कौन सा शासक, कौन सा वंश के बारे में हम जानेंगे, तो नंद वंश के बारे में जानेंगे। और नंद वंश का जो संस्थापक बोलेंगे आप लोग तो क्या बोलेंगे, महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद बोलेंगे। और महापद्म नंद पहला शासक था जो नंद वंश का स्थापना किया। और लास्ट शासक बोलेंगे तो धनानंद। लास्ट शासक अगर बोलेंगे तो धनानंद, ओके। देन एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सिकंदर जो भारत पर मतलब सिकंदर जो आक्रमण किया था तो उस समय मगध की गद्दी पे कौन बैठा था, तो क्या बोलेंगे, धनानंद, ठीक है। धनानंद के समय ही सिकंदर ने आक्रमण किया था, ठीक है। और धनानंद सिकंदर मतलब आक्रमण कर रहा था, धनानंद शासक था उस वक्त। और धनानंद को समझाने भी गया था, ठीक है, चाणक्य। लेकिन चाणक्य को ना मतलब बेइज्जत करके उसको भगा दिया था, ठीक है। उसके बाद नंद वंश के बाद आया था फिर मौर्य वंश आया था, उसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और चाणक्य के द्वारा ही मौर्य राजवंश का मतलब उदय हुआ था। और उसका संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ओके। फिलहाल इतना ही, अब समझते हैं ध्यान से। तो हर्यक वंश हम लोग देखने वाले थे, मतलब हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो गया। अब यहाँ से फिर से रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से। हर्यक वंश का संस्थापक किसे मानते हैं, बिंबिसार को मानते हैं, ठीक है। हम लोग अब एक एक शासक के बारे में जानेंगे और विस्तार से जानेंगे, इसलिए हम फिर से यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। और बिंबिसार जो राजगद्दी पे बैठा तो बृहदत्त की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था, ठीक है। बृहदत्त कौन था, तो मगध राज का संस्थापक माना जाता है, उसे फाउंडर जिसे बोलते हैं, बृहदत्त को माना जाता था। और बृहदत्त जो है बृहदत्त की हत्या करके बिंबिसार राजगद्दी पे बैठ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो बनाया वह गिरिविज या राजगिरी बनाया था अपनी राजधानी। बिंबिसार
जो अपनी राजधानी बनाया था वो कहाँ बनाया था? गिरिवीज या राजगिरी अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बिंबिसार के अगर आपसे उपनाम बोलेगा तो क्या बोलेंगे? तो बिंबिसार का जो उपनाम था वह था श्रेनिक। बिंबिसार का उपनाम क्या था? तो श्रेनिक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, श्रेनिक था उसका उपनाम। अब समझते हैं ध्यान से, बिंबिसार ने अपने राज का जो विस्तार किया था वो किस तरह से विस्तार किया था, तो वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिंबिसार ने अपने राज का जो विस्तार किया था ना, वो किस तरह से किया था? तो वैवाहिक संबंध बना के अपने राज का विस्तार किया था। ठीक है, वो कोई मारधार किया नहीं था बिंबिसार, बल्कि वैवाहिक संबंध बना के राज का विस्तार किया था। और वैवाहिक संबंध ज़्यादातर वो उसी से बनाते थे जिसके परिवार में कोई नहीं रहता था। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, उसका सिर्फ अगर एक ही संतान है, वो संतान में अगर बेटी है उसके घर में, तो वैवाहिक संबंध बना लिया जाता है ताकि उसका प्रॉपर्टी सारा चीज़ जो है ना उसके हवाले हो जाए, मतलब उसके साथ, मतलब उसका हो जाए। और वैवाहिक संबंध बनाने के साथ साथ ना वो जगह भी अपना आराम से विस्तार कर सके। इस तरह से वो किया करते थे राज का विस्तार। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैवाहिक संबंध जो बनाया था पहला, मतलब बिंबिसार ने, वो किस तरह से बनाया था? तो कौशल नरेश के राजा थे, ठीक है, जिसकी कौशल की राजधानी कहाँ पड़ती है? श्रावस्ती। तो कौशल नरेश राजा जिसका नाम था परसेनजीत की बहन का विवाह हुआ बिंबिसार से। परसेनजीत की बहन का विवाह किसके साथ हुआ? बिंबिसार से हुआ। और वो परसेनजीत का बहन का नाम क्या था? महाकौशला। परसेनजीत की बहन का नाम क्या था? महाकौशला। और महाकौशला जो है किसकी पत्नी बन जाती है बाद में? तो बिंबिसार की पत्नी बन जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और महाकौशला किसकी बहन थी? तो परसेनजीत की बहन थी। और परसेनजीत कहाँ के शासक थे? तो कौशल नरेश के राजा थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, बिंबिसार के शासनकाल में एक चिकित्सक रहा करता था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जीवक। जीवक आपसे अगर पूछेगा कि जीवक जो चिकित्सक थे वो किसके शासनकाल में रहा करते थे, किसके दरबार में रहते थे जीवक? तो वो रहते थे बिंबिसार के दरबार में। ओके, जो एक चिकित्सक थे। ये जो जीवक थे चिकित्सक, ये क्या किए थे? ये ना महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़े थे ना, तो वो उसका जाके वो इलाज किए थे। ठीक है, उसका भी इलाज किए थे। कौन? तो जीवक। महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़े थे तो जीवक ने जाके इसका इलाज भी किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ना अवंती के राजा एक थे चंद्रप्रदोत, अवंती के राजा थे एक चंद्रप्रदोत, उसका भी जाके ये इलाज किए थे। ओके देन, कौन? तो जीवक। और जीवक किसके दरबार में रहा करते थे? तो बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आप लोग को मेरा कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।